डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय के विभिन्न समुच्चय पढ़े थे हमने। कल हमने राष्ट्रीय आय की विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या होती है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं, अवधारणा को कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो अवधारणाएं पढ़ने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि एक जो अवधारणाओं में जो है आता है राष्ट्रीय आय की गणना आप किस आधार पे कर रहे हो। तो आधार अगर देखें तो दो आधार हो सकते हैं, एक तो है भौगोलिक आधार पर, और दूसरा है राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, किस आधार पर आप राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो। ठीक है, अगर आप केवल बाउंड्री के आधार पर कर रहे हो कि एक बाउंड्री के अंदर जितना देश वो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन हो रहा है, उसकी गणना कर रहे हो, या राजनीतिक आधार पर कर रहे हो, तो इन दोनों को है अलग अलग, तो फिर आपको अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेगी। अगर आप भौगोलिक आधार पर कर रहे हो तो आपको अलग चीज निकालनी पड़ेगी, आप राजनीतिक आधार पर कर रहे हो तो आपको अलग चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो भौगोलिक आधार पर देखें, अगर जैसे घरेलू आधार, घरेलू आधार पर देखें तो इसका मतलब घर में जो उत्पादन होता है। ठीक है, और अगर घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें केवल देश की भौगोलिक सीमाएं देखी जाती है, देश की भौगोलिक सीमाएं देखी जाती है। भौगोलिक सीमा का मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि भारत का जो नक्शा है, अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो भारत के नक्शे के अंदर, यानी देश के जो है देश की सीमाओं के अंदर अगर राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सीमाएं केवल देखी जाती है कि भाई महाराष्ट्र में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तो देश की सीमाओं को देखा जाता है। उसमें अगर देश की सीमाओं से बाहर अगर नेपाल में प्रोडक्शन हो रहा है या बांग्लादेश में प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। और इसकी गणना के लिए निकाला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, यानी सकल घरेलू उत्पादन, हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, तो घर के अंदर उत्पादन हो रहा है, तो उसमें फिर आपके केवल घर के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो कोई भी फर्म कर रही है, चाहे वो विदेशी फर्म कर रही है या देश के लोग कर रहे हैं, उनमें केवल बाउंड्री देखी जाती है, भौगोलिक सीमाएं देखी जाती है। ठीक है, उसको देश के अंदर अगर उत्पादन हो रहा है तो वहां पर जीडीपी निकालेंगे, न कि जीएनपी। तो अगर भौगोलिक घरेलू आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो उसमें भौगोलिक सीमाएं देखी जाती है, केवल देश का घरेलू उत्पादन देखा जाता है। अब उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई जापान, होंडा कंपनी है, अब होंडा कंपनी है तो जापान की, लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में कर रही है, देश की बाउंड्री में कर रही है, तो उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, उसको जीडीपी में जोड़ेंगे। ठीक है, तो भौगोलिक आधार पर अगर राष्ट्रीय आय देखी जाती है तो उसमें केवल देश की सीमाएं या बाउंड्री देखी जाती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि घरेलू आधार पर यदि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें केवल एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाले उत्पादन के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। देश की सीमाओं के अंदर होने वाले, अगर यदि देश की भौगोलिक सीमा में उसके निवासी या विदेशी निवासियों के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन के मूल्यों को जोड़ा जाता है, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर वो देश की सीमाओं के अंदर उत्पादन कर रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर घरेलू सीमा पे आधार, भौगोलिक सीमा पे आधार पर निकाला जाए तो क्या निकाला जाएगा, इसके लिए सकल घरेलू उत्पादन निकाला जाएगा, जिसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, अब दूसरा आधार, तो भौगोलिक आधार पर क्या निकाला जाता है, जीडीपी निकाला जाता है।
उसमें देश की सीमाओं के अंदर अगर किसी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, एक पेन से लेकर के और हवाई जहाज तक अगर हर कोई चीज़ देश के अंदर बन रही है, देश की सीमाओं में बन रही है, तो उसके लिए जीडीपी निकाला जाए। तो ये हो गया आपका भौगोलिक आधार। फिर दूसरा आधार है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार पर कह सकते हो या नागरिकता के आधार पर कह सकते हो कि इसमें देश के नागरिक जो हैं, इसमें सीमाएं नहीं देखी जाती, बल्कि भारत के नागरिक अगर दुनिया भर में कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, देश की बाउंड्री में कर रहे हैं या देश की बाउंड्री से बाहर कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन होना भारतीय नागरिक चाहिए, तो उसमें देश के घरेलू नागरिकों की या नागरिकों की आय को देखा जाता है। इसके लिए जो है जीएनपी निकाला जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना यदि राजनीतिक आधार पर की जाती है तो उसमें देश की नागरिकता पर विचार किया जाता है। किसमें? देश की नागरिकता पर विचार किया जाता है। अर्थात देश की नागरिकता जिनके पास होती है, चाहे वो देश के भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे हो या देश के से बाहर अगर आय अर्जित कर रहे हो, तो उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अर्थात दूसरे देश की भौगोलिक सीमाओं में भी अगर वो आय अर्जित कर रहे हो तो उस पर भी विचार किया जाता है। अतः एक देश के निवासियों, देश के नागरिकों ने चाहे कहीं भी उत्पादन किया है, देश के नागरिकों ने चाहे कहीं भी उत्पादन किया, चाहे वो उत्पादन भारत में किया है या अन्य देशों में किया है, अन्य देशों में किया है, उसके राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। चाहे कहीं भी उत्पादन किया हो, उनके लिए नए उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है। और इसके लिए भौगोलिक आधार पर क्या निकाला जाता है? जीडीपी निकाला जाता है। और राजनीतिक आधार पर अगर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं जीएनपी। पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी निकाला जाता है। भौगोलिक आधार पर है तो जीडीपी निकालते हैं, राजनीतिक आधार पर है तो जीएनपी निकालते हैं। ठीक है, तो सीमाएं किस आधार पर आप राष्ट्रीय आय? प्रारंभ में जब शुरुआत में विदेश आयात निर्यात नहीं होते थे या देश की जो है बाउंड्री इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तो शुरुआत में राष्ट्रीय आय के लिए देश के उत्पादन को ही जोड़ा जाता था, यानी जीडीपी ही निकाला जाता था। लेकिन जो जो आयात निर्यात बढ़े, उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा, विदेशों में लोगों का व्यापार बढ़ा, त्यों त्यों अब ये अवधारणा छोटी हो गई। अब अवधारणा जीएनपी की अवधारणा ज़्यादा विस्तृत या बड़ी अवधारणा रह गई। ठीक है, तो अब किस आधार पे आप निकाल रहे हो, उसके आधार पर तय किया जाता है कि भाई भौगोलिक आधार पर है तो देश की बाउंड्री के अंदर, और अगर राजनीतिक आधार पर है तो बाउंड्री से बाहर भी देश की नागरिकता पर विचार किया जाता है। उसके बाद आता है आपके, अब विभिन्न अवधारणाएं पढ़ते हैं अपन राष्ट्रीय आय की, कि कौन कौन सी अवधारणा होती है राष्ट्रीय आय की। सबसे पहली अवधारणा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद पूरा नाम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। या जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नाम से अपने पहले ही पढ़ लिया था कि एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर, घरेलू सीमाओं के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जितनी भी वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित होती है, जितनी भी वस्तु व सेवाएं उत्पादित होती है, उसके बाजार मूल्यों के योग को, बाजार मूल्यों के योग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाएगा। क्या मतलब हुआ, क्या परिभाषा होगी कि एक अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था या एक देश में घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं बनती है, उनके जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं, अंतिम वस्तु और सेवा याद रखना, अंतिम शब्द लिखना जरूरी है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं या कच्चे माल को नहीं जोड़ा जाता इसमें। ठीक है, तो देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार मूल्यों के योग को क्या कहा जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा क्या होगी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा याद रखनी है आपको। लेकिन एक परिभाषा अगर समझ में आई तो आपको दूसरी परिभाषाएं अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारी परिभाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कहेंगे एक देश के की भौगोलिक सीमाओं, भौगोलिक सीमाओं के अंदर भौगोलिक सीमाओं के अंदर देश के निवासियों व विदेशी निवासियों, देश के निवासियों व विदेशी निवासियों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को, बाजार मूल्य के योग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, यहाँ पर सीमा इंपॉर्टेंट होती है। देश की सीमाओं के अंदर, चाहे वो देश के लोग उत्पादित कर रहे हैं या विदेशी लोग कर रहे हैं, सीमा के अंदर कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तु होनी चाहिए, मध्यवर्ती वस्तु नहीं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाए। देखिए, इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक देश में एक साल में 5 पेन बने, ठीक है, एक पेन है 10 रुपये का, तो 10 × 5 बराबर 50 रुपये के पेन बने। 4 कारें बनी, एक कार है 2 लाख की, तो 2 × 4
बराबर 8 लाख की कार, ठीक है। 3 टेबल बनी, एक टेबल 100 रुपये की है, तो 100 × 3 बराबर 300 रुपये की टेबल, ठीक है। और 4 मोटरसाइकिल बनी, एक मोटरसाइकिल अगर 50,000 की है तो 4 × 50 बराबर 2 लाख रुपये, ठीक है। तो ये 4 वस्तुएं माना कि एक साल में बनी, तो इनका जो बाजार मूल्य है, ये बाजार मूल्य है, ये भाई पेन 10 रुपये में बिकता है बाजार में, कार 2 लाख में बिकती है बाजार में, ठीक है, टेबल 100 रुपये में बिकती है बाजार में, और मोटरसाइकिल 50,000 में बिकती है। तो ये बाजार मूल्यों का जो योग है, इसमें इसका कह सकते हैं कि इस तरह पूरे देश साल में, एक साल के देश की बाउंड्री के अंदर बन रही है, तो इसका मतलब बाजार मूल्य जो है 8 और 2 10 लाख, 10 लाख और 350, 10 लाख 350 रुपए की वस्तु जो है देश के अंदर बनी। इसका मतलब देश का जीडीपी कितना आया, जीडीपी मार्केट प्राइस कितना आया, 10 लाख 350, क्योंकि 4 ही वस्तुएं बनी माना कि, ठीक है। अब ये मकार चाहे देश का व्यक्ति, देश का आदमी बना रहा हो या देश के बाहर विदेशी बना रहा हो, लेकिन देश की बाउंड्री के अंदर बन रही है, तो उन सब अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों को हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहेंगे, ठीक है। अगर आप जीडीपी मार्केट प्राइस को निकालना चाहते हो तो इसके लिए एक सूत्र काम में ले सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर C + I + G + X - M। यहाँ पर जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सी क्या हो गया, सी हो गया उपभोग व्यय, कंजप्शन, उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। सी का मतलब कंजप्शन। तो जितने भी उपभोक्ता एक साल के अंदर व्यय करते हैं, वो वस्तु खरीदेंगे, तो वस्तु खरीदेंगे तो व्यय होगा, ठीक है। तो एक सी को जोड़ लेंगे, देश के जितने भी कंजप्शन हो रहा है एक साल के अंदर उसको जोड़ लेंगे। आई क्या होगा, विनियोग व्यय, इन्वेस्टमेंट, आय का हो गया विनियोग व्यय। तो अगर या तो वो उपभोग करेंगे आय को, या फिर क्या करेंगे, विनियोग करेंगे। विनियोग का मतलब क्या हो गया, अधिक आय कमाने के लिए कहीं पर पैसा किसी को उधार देंगे, बैंक में डलवाएंगे, ठीक है। तो ये विनियोग व्यय के अंदर आ जाएगा। तो जितने भी उपभोक्ता हैं या तो वो वस्तु का उपभोग कर लेंगे या फिर उसको निवेश कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, निवेश कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा जो व्यय है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के द्वारा किया गया व्यय, क्योंकि या तो आय सरकार टैक्स लगाएगी, तो या तो उपभोक्ता खर्च करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बीच में गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी वो आय सरकार की आय होगी। तो सरकार भी तो खर्च करेगी, सड़कें बनाने में, बिजली देने में, है ना, और जो कई तरह के काम सरकार करती है जनता के खर्च के, जनता के लिए, जनता के विकास के कार्य के लिए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसको भी जोड़ देंगे। और चौथा X - M का मतलब हो गया निर्यात माइनस आयात, ठीक है। X - M बराबर यानी निर्यात माइनस आयात, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। निर्यातों में से आयात बचने के बाद
जितना निर्यात होता है देश के अंदर बाहर और जितना आयात होता है देश के अंदर, उन दोनों के अंतर को अगर घटाएंगे, ये प्लस में आ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा और माइनस में आ जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं हम निर्यात भी तो करते हैं, है कि नहीं है भाई। घरेलू सीमा में अगर कोई वस्तु बनी है, जैसे हम कहते हैं कि हम जैसे चाय का निर्यात करते हैं, तो चाय देश की बाउंड्री के अंदर उत्पादित होती है, तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो इनकम देश के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर इन चारों व्यय को जोड़ लिया जाए तो वो कहलाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात सी यानी उपभोग व्यय, कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर, जितने भी उपभोक्ता देश के अंदर, मानक देश के अंदर 1 लाख उपभोक्ता हैं, अब वो सारे उपभोक्ता कोई ना कोई वस्तु खरीदेंगे, कोई पेन खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा, कोई फ्रिज खरीदेगा, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदेगा या आपके टीवी खरीदेगा। तो जितने भी उपभोक्ता व्यय करते हैं एक देश के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर, उन सबको जोड़ लेंगे, उनके उपभोग व्यय को जोड़ लेंगे, विनियोग व्यय को जोड़ लेंगे, यानी देश के विनियोग, देश या तो वो उपभोग करेंगे या फिर देश में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो उनके निवेश व्यय को जोड़ लिया जाए, या फिर सरकारी व्यय, गवर्नमेंट अगर किसी तरह का व्यय करती है तो गवर्नमेंट को भी तो माल खरीदना पड़ेगा जनता के विकास के कार्यों पर, ठीक है, तो सरकार के व्यय को जोड़ लिया जाए और प्लस निर्यात और आयात के अंतर को जोड़ लिया जाए। अगर ये प्लस में आता है तो ये जुड़ जाएगा और माइनस में आता है तो देश से बाहर जाए। इन चारों को जोड़ लिया जाए तो वो कहलाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस का सूत्र क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस का सूत्र होगा सी यानी उपभोग व्यय प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम यानी आयात माइनस निर्यात। ये है सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र। देश के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी सकल घरेलू उत्पादन है उसको जोड़ लिया जाए तो उसका मूल्य जो है आ जाएगा, ठीक है। तो एक देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पाद, आप जिसको एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आपसे इस तरह के न्यूमेरिकल प्रश्न भी आवे तो अगर जैसे आपसे पूछा जाए यदि किसी देश का उपभोग व्यय आता है 3000 करोड़, यानी जितने भी उपभोक्ता देश के हैं वो सब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। विनियोग आ रहा है 1000 करोड़, विनियोग 2000 करोड़ रुपए, सरकारी व्यय 100 करोड़, निर्यात 600 करोड़, आयात 400 करोड़, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए क्या है। आंकड़े सारे दे रखे हैं आपको, सारे मत दे देखिए, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई इसको? देखिए आपको सूत्र जब याद है तो आप जीडीपी मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। सूत्र क्या है आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सी यानी उपभोग व्यय हो गया, तो उपभोग व्यय कितना है? उपभोग व्यय कितना है यानी सी कितना है? 3000 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट व्यय कितना है? विनियोग व्यय, विनियोग व्यय कितना है? आई है, यानी आई कितना है? 2000 करोड़,
ठीक है। सरकारी व्यय कितना है, यानी जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 100 करोड़। और निर्यात माइनस आयात कितना है, तो निर्यात 600 करोड़ और आयात 400 करोड़। तो सूत्र में रख दो, सी की जगह सी, यानी सी कितना हो गया, 3000 करोड़ प्लस 2000 करोड़, प्लस जुड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट व्यय, विनियोग 2000 करोड़ प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय कितना है 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ जुड़ जाएंगे। ऑब्लिक निर्यात कितना हो रहा है 600 और आयात कितना हो रहा है 400, तो 600 माइनस 400 बराबर 3000 और 2000 कितने हो गए 5000, 5000 करोड़ हो गए, 5000 करोड़ और 5100 करोड़, तो 5100 करोड़ माइनस 600 माइनस 400, तो ये प्लस में आएगा 200 करोड़, प्लस के 200 करोड़। ठीक है, तो कुल कितने हो गए 5100 करोड़ और 200 करोड़ कितने हो गए 5300 करोड़, 5300 करोड़। हाँ था ऐसा, हाँ माका नहीं है, ले आऊँ। तो 5300 करोड़ रुपए जो है जीडीपी 8 क्या हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी 8 मार्केट प्राइस क्या हो गया 5300 करोड़ रुपए। यानी इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट x माइनस एम दे रखा होता है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का सूत्र क्या होगा सी माइनस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी उपभोग व्यय 300 करोड़, विनियोग व्यय 200 करोड़, सरकारी व्यय 100 करोड़ और निर्यात आयात का अंतर कितना है 200 करोड़। तो 5100 करोड़ तो ये हो गए और 200 करोड़ ये जो आयात निर्यात का अंतर प्लस में आ रहा है, तो इसको 5100 और 5300 करोड़, तो जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होगी 5300। इसका मतलब एक देश के अंदर जितना भी उपभोक्ता द्वारा किया गया उपभोग व्यय उसको जोड़ लो, विनियोग किया गया है उनके विनियोग व्यय को जोड़ लो, सरकारी व्यय को जोड़ लो और आयात और निर्यात के अंतर को जोड़ लो, तो ये जो व्यय आ जाएगा वो आ जाएगा जो है 5300 करोड़ रुपए। इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एक सूत्र से निकालते हैं और उस सूत्र को याद रखना है। सूत्र क्या होगा जीडीपी मार्केट बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जो भी माल वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, ठीक है, उन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो वो आपका सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब हम इस सेकंड पॉइंट को कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।